तो आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और हम 30 या 40 वीडियोस के अंदर पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे अलग अलग बुक्स को 2-3 बुक्स को कंबाइन करके पढ़ेंगे, जैसे कि लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, 11th की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और साथ ही साथ डीडी बासु की पॉलिटी। इन तीनों बुक को कंबाइन करके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जा रहा है, मतलब किस चीज के लिए पढ़ाया जा रहा है, क्या यूपीएससी के लिए पढ़ाया जा रहा है या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाया जा रहा है या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी सीरीज होने वाली है इसके अंदर हम अपने आप को इंडियन पॉलिटी के अंदर मास्टर करेंगे। तो फिर चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो, चाहे आपके कॉलेज के एग्जाम हो, तो इन सब एग्जाम्स के लिए आपको इस इंडियन पॉलिटी को पढ़ाया जाएगा। मतलब कि इंडियन पॉलिटी में आपको मास्टर बनाया जाएगा, फिर चाहे आप जो मर्जी एग्जाम दो। तो बेसिकली हम यहाँ पे पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी को समझने वाले हैं और हमारे देश का राजनीतिक सिस्टम कैसा है, हमारे देश की गवर्नेंस किस तरह से चलती है, पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है, ये सब पता हमारे देश के हर एक नागरिक को होना चाहिए। और इसीलिए ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बेसिकली आज की जो हमारी पहली वीडियो है, ये जो हमारा पहला लेक्चर है, इसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो बेसिकली हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को यहाँ पे समझना चाहिए, जो कि बड़े बेसिक हैं लेकिन हमको पता नहीं है। जैसे कि पानी के अंदर कूदने से पहले हमें पानी की गहराई का अंदाजा होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि पानी का बहाव किस तरफ है, वो किस तरफ जा रहा है, क्या पानी वहां पे साफ है, गंदा है। उसी तरह से हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी के अंदर अलग अलग बेसिक कंसेप्ट्स को समझना चाहिए, जो कि हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पॉलिटी कहते किसको है, जैसे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जैसे कि गवर्नेंस क्या होती है, जैसे कि सोवरेनिटी क्या होती है, जैसे कि स्टेट क्या होती है, जैसे कि राइट्स क्या होते हैं। और जब हम इन सब चीजों को यहां पे समझ लेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर पूरे के पूरे इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज के अंदर बार बार हमें देखने को मिलेगा कि राइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोवरेनिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब इन शब्दों का आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि यहां पे क्या चल रहा है। तो आइए समझते हैं कि इंडियन पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे पॉलिटी की, कि पॉलिटी किसको बोलते हैं। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, पॉलिटी इज अ पॉलिटिकल एंटिटी having its own legal and administrative framework, कि पॉलिटी एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है। अब पॉलिटिकल एंटिटी क्या होता है, जैसे हिंदुस्तान एक पॉलिटिकल एंटिटी है, जैसे इंडिया एक पॉलिटिकल एंटिटी है, जैसे पाकिस्तान एक पॉलिटिकल एंटिटी है। तो बेसिकली पॉलिटी एक पॉलिटिकल एंटिटी है जिसका अपना लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है। अब लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होने का क्या मतलब है? लीगल फ्रेमवर्क होने का मतलब है कि हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बताता है कि हिंदुस्तान को किस तरह से चलाया जाएगा, हिंदुस्तान को किस तरह से गवर्न किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। तो बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हिंदुस्तान को किस तरह से चलाना है। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हाउ टू रन द कंट्री, के देश को किस तरह से चलाना है। और वहीं दूसरी ओर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि हमारे पास सिविल सर्विसेज है, हमारे पास आईएएस है, आईपीएस है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना है, देश की एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से कंटिन्यू करना है, किस तरह से चलाना है, उसके लिए भी हमारे देश के अंदर अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है। जैसे कि हमारे पास क्या है, सिविल सर्विसेज है। तो बेसिकली पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी एक पॉलिटिकल एंटिटी होता है। जैसे हिंदुस्तान एक पॉलिटिकल एंटिटी है, जैसे पाकिस्तान एक पॉलिटिकल एंटिटी है, चाइना एक पॉलिटिकल एंटिटी है। तो पॉलिटी एक पॉलिटिकल एंटिटी है और इसका अपना लीगल फ्रेमवर्क होता है। मतलब कि हमारे पास अपना संविधान है जो हमें बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा। हमारे पास अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, हमारे पास सिविल सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना है उसके लिए हमारे पास हमारा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है।
इसके अंदर ये भी आता है हैविंग कैपेसिटी टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल। मतलब कि पॉलिटी के अंदर इसके पास अपनी कैपेसिटी होती है रिसोर्सेज को किस तरह से मोबिलाइज करना है लोगों के भले के लिए, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह से अलग अलग रिसोर्सेज को मैनेज करना है। जैसे कि हमारे देश के अंदर कई सारे लोग हैं जिनको अनाज चाहिए, तो क्या हमारे देश की सरकार लोगों को अनाज प्रोवाइड नहीं करती है? हमारे यहाँ राशन दिया जाता है बीपीएल एपीएल अलग अलग कैटेगरीज के लेवल पे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सरकार अलग अलग लोगों को सब्सिडीज देती है। तो किस तरह से हमारे देश के रिसोर्सेज को मैनेज करना है उसकी कैपेसिटी भी इस पॉलिटी के अंदर, इस पॉलिटिकल एंटिटी के अंदर होती है। तो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि पॉलिटी एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके पास अपना लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, और साथ ही साथ इस पॉलिटिकल एंटिटी के अंदर ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को भी मैनेज कर सकते हैं लोगों के भले के लिए। मतलब कि राशन को इकट्ठा किया जा सकता है और कम दामों के ऊपर लोगों को राशन दिया जा सकता है। बच्चों को जो है वो मुफ्त एजुकेशन दी जा सकती है। तो रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है उस सब का सिस्टम भी पॉलिटी के अंदर अवेलेबल है। तो ये सब होता है पॉलिटी। तो सेकेंडली हम इसके अंदर समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हमारे देश के अंदर भी लोकतंत्र है और कई सारे मेजॉरिटी ऑफ देशों के अंदर लोकतंत्र है। तो हमें यह समझना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर रूलर्स को लोग चुनते हैं, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, रूलर्स को चुनते हैं, और वो रूलर्स जो है वो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के बिहाफ के ऊपर जो है वो देश को चलाते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोग अपने रूलर्स को चुनते हैं। तो लोग अपने रूलर्स को कैसे चुनेंगे? इलेक्शंस के थ्रू चुनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शंस होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। मतलब कि जो भी देश लोकतंत्र है वहां पे इलेक्शंस होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस भी देश के अंदर इलेक्शंस हो रही हैं वहां पे डेमोक्रेसी है। समझना इस बात को, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होनी चाहिए, लेकिन किसी भी देश के अंदर अगर इलेक्शंस हो रही है और वहां पे लोकतंत्र भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि चाइना के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर भी इलेक्शंस होती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शंस होती हैं, लेकिन वहां पे लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे इलेक्शंस होनी चाहिए और रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए। मतलब कि हर 5 साल के बाद या 6 साल के बाद रेगुलर तरीके से इलेक्शंस होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर तरीके से होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर तरीके से मतलब कि उन इलेक्शंस के अंदर कोई भी धांधली ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस हो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए और रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है। तो हम यहाँ पे डेमोक्रेसी के फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे पास अपनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये चेक करती है कि क्या देश की सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, क्या कोई देश के संविधान को वायलेट तो नहीं कर रहा, उल्लंघना तो नहीं कर रहा देश के कानूनों की, देश के संविधान की। तो उन सब चीजों को चेक करने के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। और ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये सरकार के कंट्रोल से बाहर होती है, ये इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करती है। तो सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है जुडिशरी के अंदर, मतलब कि हमारे देश के कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है? आपको ये शब्द सुन के डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा आसान है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया कि जिस देश की सरकार संविधान के हिसाब से चलती है। तो हमारे देश की सरकार या डेमोक्रेसी के अंदर सरकार संविधान के हिसाब से चलेगी। जो संविधान कहेगा वही करेगी सरकार। तो सरकार अनलिमिटेड पावर्स नहीं रख सकती है, सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती है, बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगी। जो संविधान चाहेगा वो करेगी सरकार। तो सरकार जो है वो अनलिमिटेड पावर्स नहीं रख सकती है, मतलब जो चाहे वो नहीं कर सकती है। सरकार की पावर को जो है वो संविधान लिमिट करता है। तो अगर सरकार संविधान के बाहर जाके कोई चीज कर लेती है, संविधान के खिलाफ कुछ कर लेती है, तो हमारे पास जुडिशरी यहां पे अवेलेबल है जो सरकार को दोबारा से रास्ते पे लाएगी और कहेगी कि तुम संविधान के खिलाफ जा रहे हो। उसके बाद इसके अंदर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हो गया कि जो भी इंसान, जो भी नागरिक 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है।
मतलब कि किसी भी एडल्ट सिटीजन को हर किसी को वोट करने का अधिकार है। हिंदुस्तान में मिनिमम एज 18 साल है वोट करने की, बाकी देशों में अलग अलग तरीके की एज हो सकती है, लेकिन बेसिकली यहां पे ये कहा गया है कि जो भी एडल्ट सिटीजन है हमारे देश के, उनको वोट करने का अधिकार है। तो हमारे देश के अंदर लिखा गया है कि 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर होगा उसके पास अधिकार है कि वो वोट कर सकता है। तो हर किसी के पास अधिकार है वोट करने का, चाहे देश में अंबानी का बेटा हो या फिर गरीब मजदूर का बेटा हो, दोनों के पास अधिकार है वोट करने का और दोनों के वोट की इक्वल वैल्यू है। उसके बाद इसके अंदर आता है इलेक्शन कमीशन। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस को किस तरह से करवाना है, उसके लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको कहा कि एक डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होनी चाहिए, लेकिन फ्री एंड फेयर तरीके से होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, धांधली ना हो उसके बीच। तो उसके लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाए। वरना अगर सरकार खुद इलेक्शंस करवाएगी, सरकार का कोई व्यक्ति अगर इलेक्शंस करवाएगा तो वो हमेशा धांधली करेंगे। तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता हो और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता हो। उसके बाद यहां पे आता है राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर हर एक नागरिक के पास अधिकार भी है कि जो भी बंदा एलिजिबल है उसके पास अधिकार है कि वो भी इलेक्शंस को लड़ सकता है। तो तुम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, इलेक्शंस को लड़ सकता हूं। जीतने ना जीतने की तो बात की बात है। तो ये सब आता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी की ये सब फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का राज, जहां पे लोग रूल करते हैं। या तो लोग डायरेक्टली रूल करते हैं, कुछ देशों के अंदर हम देखते हैं कि वहां पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे कि आपने पंचायत लेवल पे देखा होगा, विलेज लेवल्स पे देखा होगा, वहां पे लोग क्या करते हैं, खुद इकट्ठा होकर अपने गांव के लिए डिसीजंस लेते हैं, खुद लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन अगर हमारे देश की बात की जाए, ओवरऑल पूरे देश की बात की जाए, तो इतने बड़े देश में कैसे लोग इकट्ठे होंगे रूल्स बनाने के लिए या फिर खुद डिसीजंस लेंगे। तो इस देश में क्या होता है, लोग अपने रूलर्स को चुन लेते हैं और वो रूलर्स जो है वो लोगों के बिहाफ के ऊपर देश के लिए कानून बनाते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश को चलाते हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे लोग डायरेक्टली रूल करते हैं, डायरेक्टली लोग खुद रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब हो गया लोग अपने नुमाइंदों को चुन लेते हैं, रूलर्स को चुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बिहाफ के ऊपर कानून बनाओ। तो डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन जैसे कि अब्राहम लिंकन ने दी है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कि लोगों के द्वारा चुना जाता है सरकार को, लोगों की सरकार होती है और लोगों के लिए काम करती है। तो ये अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की, जो आप सबको पता होगी। तो ये सब आता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो आइए अब तीसरा हम इसके अंदर समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। तो आपने हमेशा सुना होगा कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बोलते किसको है। तो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर ऑफिशियली रनिंग टू द कंट्री। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो एक लोगों का ग्रुप होता है जो एक देश को चला रहे हैं ऑफिशियली। मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग आते हैं जो हमारे देश को चलाते हैं या किसी भी एक देश को चलाते हैं ऑफिशियल तरीके से। तो ऑफिशियली मतलब हो गया कि जा तो वो जो लोग हैं जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जा तो उनको लोगों ने चुना है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहां पे उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, या फिर वो लोग वहां पे पावर में हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट एक लोगों का ग्रुप होता है जो एक देश को चलाते हैं ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियली। तो यहां पे जैसे कि मैंने लिखा है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ड्रॉज देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कि उनको लोग चुनते हैं, उन लोगों को जो कि गवर्नमेंट के अंदर है उनको लोग चुन के भेजते हैं और वो अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं। मतलब कि वो किस तरह से पावर को इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से चलाएंगे एक देश को, वो कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो एक देश को चलाते हैं। लेकिन यहां पे जैसे मैंने लिखा है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, उनको लोग चुनते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको लोग चुने, नॉट नेसेसरली। नॉट नेसेसरली का मतलब हो गया कि हर एक देश के अंदर लोग ही सरकार को चुने, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के अंदर, अगर नॉर्थ कोरिया की आप बात करें तो वहां पे जो है वो लोग सरकार को नहीं चुनते हैं, लोग गवर्नमेंट को नहीं चुनते हैं, लेकिन फिर भी वो देश को चलाते हैं। तो लोग गवर्नमेंट को चुनेंगे ये जरूरी नहीं है, बिना लोगों के चुने हुए भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है। उसके बाद इसके अंदर आता है, एनी सोसाइटी एवरी कंट्री नीडेड ए गवर्नमेंट टू रन स्मूथली। हर एक देश को, हर एक समाज को अगर चलाना है, एक समूह तरीके से चलना है, तो उसको गवर्नमेंट तो चाहिए ही।
अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो जिसकी मर्जी करेगी वो 200 की स्पीड से बाइक चला लेगा, जिसकी मर्जी करेगी वो किसी को गोली मार देगा। कौन पूछेगा? देश किस तरह से चलाना है उसके लिए गवर्नमेंट चाहिए, एक समाज को चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, नहीं तो जंगल राज हो जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट बड़ी जरूरी होती है। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक देश को चला रहे हैं ऑफिशियल तरीके से। तो आइए नेक्स्ट इसके अंदर समझते हैं कि अथॉरिटी क्या होती है। आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारी ये अथॉरिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की ये अथॉरिटी है, आईएएस ऑफिसर की ये अथॉरिटी है। तो क्या होती है अथॉरिटी? तो बेसिकली अथॉरिटी जो है वो एक लेजिटिमेट पावर होती है, राइट। लेजिटिमेट पावर होता है वो पावर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं, जो पावर हमें हमारे देश का संविधान देता है। जैसे कि हमारे देश के अंदर ट्रैफिक पुलिस वाले के पास ये पावर है, वो किसी भी व्यक्ति का चालान काट सकता है अगर किसी भी व्यक्ति ने रूल्स एंड रेगुलेशंस की उल्लंघना की है ना। कि चौक के ऊपर खड़े होके एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान काट सकता है अगर आप 100 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे हो या फिर आपने हेलमेट नहीं पहनी है। वहीं दूसरी ओर क्या आप में से कोई व्यक्ति रोड पे खड़े होके किसी का चालान काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो बेसिकली ट्रैफिक पुलिस वाले के पास पावर है, उसकी ये अथॉरिटी है कि वो चालान काट सकता है। तो अथॉरिटी होता है लेजिटिमेट पावर, मतलब वो पावर जो तुम्हें संविधान ने दी हो, जो तुम्हें इस देश के संविधान ने पावर दी है, जो लीगल है, ये सब आता है अथॉरिटी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नेंस क्या होता है। आपने गवर्नेंस के बारे में सुना होगा, गुड गवर्नेंस, हमारे देश की गवर्नेंस ऐसी है। तो आइए समझते हैं कि गवर्नेंस का मतलब होता क्या है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दी है हमें गवर्नेंस की कि द वे अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज। मतलब कि किस तरीके से अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाता है। अथॉरिटी मैंने आपको बता दिया है लेजिटिमेट पावर, मतलब कि लीगल पावर, वो पावर जो तुम्हें संविधान ने दी। तो किस तरह से अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाता है एक देश के इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। मतलब कि एक देश के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है, किस तरह से एक देश की इकोनॉमी को देखा जा रहा है, गरीबी को खत्म किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, सोशल रिसोर्सेज हो गया जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। तो किस तरह से एक देश के अंदर एक देश को चलाया जाता है, किस तरह से उसके सोशल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। मतलब कि ओवरऑल तरीके से एक देश किस तरह से काम कर रहा है अपनी इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसी को हम गवर्नेंस कहते हैं। और किस तरह से अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा है, मतलब कि जो लोग सरकार में हैं, वो लोग जो सरकार में हैं वो किस तरह से अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं एक देश को चलाने के लिए, एक देश के इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को चलाने के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए, उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। अगर ये इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है वो हो गई गुड गवर्नेंस, और अगर बुरे तरीके से किया जा रहा है वो हो गई बैड गवर्नेंस। तो आइए अब नेक्स्ट समझते हैं कि स्टेट किसको बोलते हैं। तो जब मैं स्टेट की बात करता हूं, यहां पे मैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे पंजाब की भी बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूं मैं एक देश की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली स्टेट होती क्या है ये हमको समझना चाहिए। तो यहां पे जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस permanently occupying a definite territory free from external control and having an organized government। मतलब कि स्टेट एक ऐसा एरिया है, मतलब कि एक ऐसी जगह है जहां पे लोग रहते हैं, एक डेफिनेट टेरिटरी है और कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, बाहर का कोई दबाव नहीं है और उनकी अपनी एक गवर्नमेंट है। तो बेसिकली इस डेफिनेशन को देख के हमें यह पता चलता है कि स्टेट के अंदर 4 चीजें होती हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस डेफिनेशन को देख के हमें यहां पे ये पता चलता है कि एक स्टेट के अंदर 4 चीजें होती हैं, 4 सबसे जरूरी चीजें होती हैं। सबसे पहले एक जगह होनी चाहिए, राइट। एक जगह है, एक टेरिटरी है। जैसे हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान की एक टेरिटरी है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम तक, हमारे अरुणाचल प्रदेश तक एक हिंदुस्तान एक जगह है। तो हमारे पास अपनी एक डेफिनेट टेरिटरी है। उसके बाद हमारे पास लोग हैं, मतलब कि हिंदुस्तान की इस जगह के ऊपर लोग रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। तो यहाँ पे लोग होने चाहिए। उसके बाद एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट है? बिल्कुल है। तो हमारे पास गवर्नमेंट भी है। और उसके बाद यहाँ पे होनी चाहिए सोवरेनिटी, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है कि उस देश के अंदर किस तरह से डिसीजंस लिए जाएंगे, उसकी पावर उस देश के पास हो।
मतलब कि मैंने आपको कहा कि इसके 4 एलिमेंट्स आते हैं। 4 एलिमेंट्स के अंदर मैंने सबसे पहले आपको कहा कि एक स्टेट को हम तब स्टेट कहेंगे जब उसके पास एक टेरिटरी होगी, एक फिजिकल जगह होगी, वहां पे कुछ लोग रह रहे होंगे, उसके बाद वहां पे एक गवर्नमेंट होगी। तो ये जो 3 चीजें हैं ये हो गई हैं कि हमारे पास एक जगह है, वहां पे लोग रह रहे हैं और वहां पे एक गवर्नमेंट है। अब चौथी चीज ये है कि वो जो जगह है जहां पे लोग रह रहे हैं और वहां पे जो गवर्नमेंट है, क्या उसके पास पूरी पावर है वहां पे डिसीजंस लेने की कि किस तरह से उस जगह को चलाया जाएगा, बाहर के डिसीजंस क्या होंगे, अंदर के डिसीजंस क्या होंगे। अगर वो पावर है तो वहां पे सोवरेनिटी भी है। तो बेसिकली सोवरेनिटी का मतलब होता है कि एक देश की सरकार के पास डिसीजंस लेने की पूरी पावर है। मतलब कि एक देश को अंदर से किस तरह से चलाया जाएगा, अंदर किस तरह से वहां पे डिसीजंस लिए जाएंगे इंटरनली, और बाहर के देशों के साथ किस तरह से रिलेशंस रखे जाएंगे, बाहर के देशों के साथ किस तरह से डिसीजंस लिए जाएंगे, वो पावर भी हमारे देश के पास है। उसको हम सोवरेनिटी कहते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान खुद डिसाइड्स करता है कि हिंदुस्तान को अपने देश के अंदर क्या करना है, क्या यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है, क्या यहां पे 370 को हटाना है। ये हिंदुस्तान अपने मामलों को खुद डिसाइड कर रहा है, अंदर के मामलों को। और हिंदुस्तान ये भी डिसाइड करता है खुद कि किस देश के साथ, बाहर के देश के साथ कैसा रिलेशन रखना है, किस देश के साथ हमें ट्रेड करना है, किस देश के साथ हमें ट्रीटी साइन करनी है, किस देश से हमें तेल मंगवाना है, किस देश से हमें जो है वो दूसरी चीजें मंगवानी है, किस देश के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं। ये सब भी हिंदुस्तान खुद डिसाइड करता है। तो इसलिए हिंदुस्तान के पास क्या है, सोवरेनिटी है। तो सोवरेनिटी का मतलब होता है कि इंटरनल मैटर्स के अंदर भी डिसीजन लेने की एब्सोल्यूट पावर उस देश के पास है, उस सरकार के पास है, और बाहर के मामलों की डिसीजंस लेने की पावर भी उस सरकार के पास है। उसको हम सोवरेनिटी कहते हैं। तो ये सब आता है स्टेट के अंदर। एक स्टेट को हम स्टेट तभी कहेंगे जब वहां पे टेरिटरी है, वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है और उनके पास सोवरेनिटी है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर समझेंगे कि राइट्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा ना कि अलग अलग लोग कहते हैं कि ये हमारा राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो बेसिकली राइट होते क्या है, क्या है राइट, क्या है हक। तो बेसिकली जब मैं राइट की बात करता हूं, इसकी एक साधारण सी डेफिनेशन आती है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट। मतलब कि राइट्स जो है वो एक इंडिविजुअल के क्लेम्स होते हैं और उसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और स्टेट इन्फोर्स करती है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि राइट्स जो है वो एक इंडिविजुअल के क्लेम्स होते हैं। अब इंडिविजुअल कुछ भी क्लेम कर सकता है, जैसे कि बोलना मेरा अधिकार है, ये मैंने क्लेम कर दिया। क्या समाज इस राइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है? क्या समाज को लगता है कि बोलना मेरा अधिकार है? अगर समाज को लगता है कि मेरा बोलना अधिकार है और उसके बाद स्टेट मेरे इस अधिकार को पहचानता है और सोसाइटी भी इस अधिकार को पहचानती है और स्टेट इस अधिकार को जो है वो फिर इन्फोर्स करवा देती है कि अब से हमारे देश के अंदर बोलना जो है वो हर एक व्यक्ति का अधिकार है, स्टेट इसको इन्फोर्स करवाती है और स्टेट ये कहती है कि हर एक इंसान के पास बोलने का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं ये क्लेम कर देता हूं कि कल से मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, ये मेरा अधिकार है। तो क्या समाज इस अधिकार को रिकॉग्नाइज करता है? पहले नंबर तो ये है कि समाज रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, और अगर समाज रिकॉग्नाइज भी कर देगा तो स्टेट इसको इन्फोर्स ही नहीं करेगी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मैं कल को ये क्लेम करता हूं कि 200 की स्पीड से बाइक चलाना मेरा अधिकार है और बिना हेलमेट के चलाना मेरा अधिकार है। तो क्या समाज इस चीज को मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि समाज को पता है कि तेरे 200 के स्पीड से बाइक चलाने से किसी की जान भी जा सकती है। तो समाज इस चीज को मानेगा ही नहीं, और अगर समाज मान भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, स्टेट इसको इन्फोर्स नहीं करेगी। तो समझ आपको आ गया होगा कि राइट्स किसको बोलते हैं। राइट्स जो है वो एक इंडिविजुअल के क्लेम्स होते हैं जिनको समाज रिकॉग्नाइज करता है और स्टेट इन्फोर्स करवाती है। और इसी के साथ साथ हम सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को, इंडियन पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स को यहां पे कवर कर लेते हैं। मुझे सच सच बताइएगा कि आपको आज से पहले इन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता था? क्या पता था आपको कि पॉलिटी क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है, सोवरेनिटी क्या होती है, या फिर राइट्स क्या होते हैं? और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी क्या होती है। तो ये जो फंडामेंटल्स होते हैं इनको समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये हमने इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिए हैं। आज का हमारा ये जो लेक्चर था, हमने इसके अंदर बेसिक्स को कवर किया और साथ ही साथ एक इंट्रोडक्शन देखी कि हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि हम इंडियन पॉलिटी को पूरे तरीके से कवर करेंगे, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो 11th की एनसीईआरटी हो, डीडी बासु हो, सारी बुक्स को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे, सभी का हम जो क्रक्स है वो निकालेंगे और उसको आप तक पहुंचाएंगे।
तो बेसिकली अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी और एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, या फिर सिर्फ अपनी समझ को बेहतर करना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है, क्योंकि हम इसको बड़े आसान शब्दों के साथ समझाने वाले हैं। बड़ी आसानी के साथ सिंपल तरीके से आप तक हम इंडियन पॉलिटी को आसान करके पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और उसके बाद हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद।